अगर यहाँ से शुरू करिए, यहाँ इसकी बात है तो आप क्या
हेलो। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आ- आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं नहीं, नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ। इसके पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर। एकदम नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आ रही थी। तो आप बोलते हैं पता नहीं क्या, अभी तो हम थोड़ा सा शुरू सोचा में इधर आया, उधर। 2 मिनट तक आया है, उसके बाद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब तो अब जा रही है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो भूमि सुधार के द्वारा जो हमने भूमि सुधार का कार्यक्रम जो मुगल पीरियड के बताया, बाद में चर्चा की, फिर अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड के द्वारा हुआ, फिर हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से भारतीय व्यवस्था के द्वारा किए गई। तो मुगल शासन की चर्चा हमने की, उसमें टोडरमल के द्वारा जो भूमि संबंधी कार्य को वित्त मंत्री थे उनके द्वारा किया गया मुगलों के शासन में। फिर इसके बाद जब औरंगजेब मुगल शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश राज आया, उसमें मालगुजारी कुछ बिचौलिए जो थे वह वसूल करते थे धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश शासन का पूरा प्रभाव हमारे देश में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी अपने शासन का विस्तार वह करते जा रहे थे। खैर उसकी चर्चा यहाँ पर बहुत नहीं करनी है। तो लेकिन जो है उनमें था कि जो राजा को, जो राज्य जो जो थे, जो जो उनको वह 10 भाग हिस्सा देते थे और एक हिस्सा अपने पास रखते थे, वो जो बिचौलिए थे, और 10 हिस्सा जो है राजा को देते थे। तो यह अंग्रेजों द्वारा मालगुजारी करने का अपना एक वसूलने का एक तरीका अपनाया गया। इसमें धीरे धीरे करके अंग्रेजों के द्वारा जमींदार जो बन के वो बिचौलियों के रूप में काम करने के, जिनको हमने पूंजीवादी और सामंतवादी कहा, वे जमींदार आए, और जमींदार जो है वह वसूलने का काम करने लगे, और वे अधिक से अधिक हिस्सा शासक वर्ग को देते थे और थोड़ा हिस्सा अपने हाथ में भी रखते थे। मतलब कि उसका कहिए कि 1/4 हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी जो हिस्सा था वह राजा को देना, राजा माने शासक को देना पड़ता था। ये एक तय होता था। यह व्यवस्था बहुत दिन तक चलती रही। फिर 1700 में 73 में एक बताया जाता है, या 1793 कहिए, 1773 और 93 के बीच जो हमारे यहाँ लॉर्ड कर्नवालिस जो अंग्रेजी शासक थे वे आए, जो जिनके अंदर में हमारा देश था। वह बंगाल में एक अस्थाई बंदोबस्ती नियमावली बनाई गई 1793 ईस्वी में, जो उस वक्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब राज्य एक साथ थे, उनमें लागू हो गया, कुछ में उत्तर वो लागू होने लगा, और मालगुजारी वसूलने की प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई गई। ये जमींदारी व्यवस्था में ही परिणाम थी इनके द्वारा, वह कर्नवालिस के द्वारा। उसमें एक समझौता हुआ कि गांव के जो प्रधान व्यक्ति थे, गांव में जो हेड व्यक्ति होता था हर एक गांव में, वो जमींदार के ही आदमी तो थे, वही मालगुजारी वसूली करते थे, और वही मालगुजारी वसूली कर कर जमींदारों के पास पहुंचाते थे, और वे जमींदार जो थे शासक वर्ग को देते थे। यह व्यवस्था, यह जो है कुछ भारत के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बहुत दिन तक चली, लागू थी। बाद में इस पर कुछ कुछ जगह विरोध भी हुआ, लेकिन यह व्यवस्था बंगाल से शुरू हुआ, बंगाल के धीरे धीरे करके भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में लागू हुआ। और इसका हुआ क्या असर कि उपयुक्त यह है, इस व्यवस्था की वजह से कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। कृषि उत्पादन में बिचौलिए की आने की वजह से, उस अधिक से अधिक हिस्सा मिलने की वजह से, वे दलाल जो थे
वह बीच में जो थे काम करने लगे और वे उनका जो है उससे वह विमुख होने लगे, उनसे वह अलग हो गए। इसका असर यह पड़ा, उसमें शोषण व्यवस्था आ गई। अंग्रेजी राज के पहले शोषण होने लगा, शोषण होने की काश्तकारों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा काश्तकारों का शोषण होने लगा। तो काश्तकारी अधिनियम फिर वैसा हुआ कि 1940 में भी इसमें एक बंगाल में कमीशन बनाया गया, इस प्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। प्लाउड कमीशन आया, प्लाउड कमीशन में यह हुआ कि भाई अब धीरे धीरे करके इस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और 1947 आते आते धीरे धीरे जमींदारी व्यवस्था यह समाप्त हो गई। उसमें यह इसका कारण यह हो गया कि उसमें असुरक्षा की भावना हो गई, बहुत भूमिहीनता हो गई, बहुत लोग भूखे हो गए, बहुत बेरोजगारी की समस्या हो गई, खेती में उत्पादन होता नहीं था, वह जबरदस्ती उनसे वसूली की जाती थी, वे ऋण कर्ज के बोझ से किसान दब जाते थे, उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता था। तो इस तरह वे बहुत उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके 1940 तक एक कमीशन बनाया गया, वह प्लाउड कमीशन अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें हुआ कि इस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद से यह जो है व्यवस्था में परिवर्तन हो गया और इस तरह का निपटारा किया गया। इसमें हम देख रहे हैं कि भूमि सुधार के में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सुधारा परिवर्तन, आज भी वह परिवर्तन लागू है। आज भी आप देख रहे हैं कि बिचौलिए और भूमि स्वामियों के बीच जो है अब सरकारी पदाधिकारी, बिचौलिए और सरकारी पदाधिकारी भी काम करते हैं, उनके द्वारा यह नियम कानून विधान के द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, उसके अनुसार वह सारी चीज़ें लागू किसानों के बीच में की जाती है। तो इसकी चर्चा तो बहुत सारे हैं, कई पंचवर्षीय योजनाओं में भी की गई हैं, बहुत तरह की योजनाएं हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं 74 में आई, 76 में थी, हर एक 80 में आई, फिर इसके बाद 97 में हुआ, 2002 में हुआ, राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई, कई प्रकार की नीतियों को लागू किया गया और कई तरह की बातों की चर्चा किसानों के संबंध में किया गया। भूमि सुधार का जो ये असली रूप जो आया वो हमारे यहाँ एक चर्चा की गई भू हदबंदी के रूप में, भू संपत्तियों पर हदबंदी के रूप में। वह 1959 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भू हदबंदी और थोड़ा चकबंदी की चर्चा हम करेंगे कि इसके बाद जैसा होगा देखा। भू हदबंदी की चर्चा, भू हदबंदी में यह होता है कि जिस किसान के पास अधिक भूमि हो, अधिक भूमि का अर्थ हो गया कि हदबंदी से हक से अधिक भूमि हो, उसका कैसे जो है वितरण हो, उसका कैसे, इसके लिए भू हदबंदी कानून लगाया गया। तो हमारे यहाँ तो हमारा देश जो है विभिन्न तरह की भौगोलिक स्थिति का देश है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ हैं, विभिन्न तरह के उत्पादन होते हैं, कहीं सिंचाई की व्यवस्था है, कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं धान की खेती हो तो कहीं गन्ने की खेती होती है, तो कहीं सरसों की खेती होती है, कहीं फल की खेती होती है, कहीं चाय का उत्पादन होता है। तो हमारे देश में विभिन्न तरह के किसान हैं और विभिन्न तरह के प्रदेश हैं, उसके अनुसार भू हदबंदी की सीमा को लागू किया गया, मतलब कि भू संपत्तियों पर हदबंदी के कानून को 1959 में लाया गया। कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया, उस अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में भू हदबंदी कानून को लाया गया। 60 के बाद इसमें नियम बने और इनका कार्य रूप में वह 1969 में आया, 1969 में यह कार्य रूप में आया। तो यह हुआ कि उसमें यह निर्धारण किया गया विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर जो सिंचित असिंचित भूमि का या एक फसल या दो फसल की भूमि का कैसे अधिग्रहण हो। उसमें निर्धारण किया गया कि परिवार का
निर्धारण किया कि कौन परिवार किस तरह का कितने रूप में आएगा। तो उसमें पति पत्नी और एक लड़का लड़की, मैंने 5 व्यक्तियों का एक परिवार माना गया, एक यूनिट माना गया। और उसके आधार पर जमीन का निर्धारण किया कि एक व्यक्ति पर कितनी जमीन होनी चाहिए, भू हदबंदी में ही हुआ। और विभिन्न राज्यों के हिसाब से वह तय किया गया कि वह तय किया गया कि किस राज्य में एक फसल की भूमि है, किस राज्य में दोनों फसल की भूमि है, कहाँ पर सिंचित भूमि है, कहाँ पर असिंचित भूमि है। उस सिंचित असिंचित और फसल के आधार पर भू हदबंदी कानून को लाया गया विभिन्न राज्यों में। तो उसमें हम लोग देखते हैं एक डाटा उसमें दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार का भी उसमें सहयोग। राज्य सरकार से राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई, उसमें उनके भूमि सुधार मंत्री वगैरह भी थे, उनके द्वारा बैठक की गई थी। उसमें केंद्र सरकार का गाइडेंस हुआ। तो उसमें जहाँ पर सिंचित भूमि थी, सिंचित भूमि के अलावा जहाँ पर एक फसल की भूमि थी, जहाँ पर 2 फसल की भूमि थी, उनका भूमि का एरिया का निर्धारण किया कि वह उस परिवार के पास कितनी भूमि रहनी चाहिए। तो सबसे अधिक हमारे सिंचित भूमि जहाँ पर 2 फसल होती है, 2 फसलों के साथ किया गया। तो उसमें कुछ प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पर 7.5 हेक्टेयर एक परिवार को भूमि दी गई, वो भूमि वो रख सकते हैं। 7.5 में कुछ उत्तर प्रदेश आया, मध्य प्रदेश आया, बिहार भी आए, हरियाणा आया, इसके अलावा पंजाब का भी राज्य आया और कुछ राजस्थान के इलाके आए। कि वे सिंचित भूमि में जहाँ पर 2 फसलें होती हैं, वे 7.5 एकड़ एक परिवार तक जमीन को रख सकता है। और उसकी अधिक भूमि जो होगी, अगर उससे अधिक भूमि होगी उस परिवार से अधिक, तो उस भूमि का सरकार अधिग्रहण कर लेगी और उसका वितरण भूमिहीनों के बीच किया जाएगा। लेकिन और सिंचित भूमि में बहुत सारे जमीन जो एक फसल की थी, उसमें सबसे अधिक, उसमें एक दायरा उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया गया कि 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर मतलब कि 4 बीघे होते हैं। 10 हेक्टेयर का मतलब हो गया 40 बीघा, लगभग 10.11। एक परिवार जो है, जो भूमि सिंचित है और एक फसल वाली है, उसका करीब 10 हेक्टेयर भूमि हुआ उत्तर प्रदेश में था कि वह रख सकता है, एक फसल वाली है। बिहार में भी लगभग 10.2 का भी है, कुछ मध्य प्रदेश में अधिक है, महाराष्ट्र में भी उसकी है, सबसे अधिक पंजाब में है। पंजाब में एक फसल वाली सिंचित भूमि को 11 हेक्टेयर तक दिया गया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस सब वगैरह में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें सिंचित भूमि कम थी, इसलिए वहाँ पर बहुत कम जो है जमीन दी गई किसानों को कि वे अपने साथ रख सकते हैं, बाकी जमीन को उन्हें छोड़ना पड़ेगा या सरकार अधिग्रहण कर लेगी। तो इस तरह विभिन्न राज्यों का एक डाटा दिया गया, विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा। उसमें आसाम वगैरह के जो चाय बागान वगैरह थे, उनको छोड़ा गया कि वहाँ की भूमि का एक अलग तरह के, और उसमें यह एक निर्धारण किया गया कि जो भूमि, जैसे कॉलेज वगैरह है, विश्वविद्यालय जहाँ पर है, जो शोध और शिक्षा का प्रदान, उसके द्वारा अधिग्रहित भूमि को उसमें छोड़ा गया, उसको हटाया गया कि जो भूमि अधिग्रहित कर दी गई सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह जो किसानों ने ये, उनको उनका आकलन उस रूप में नहीं किया गया, या कुछ औद्योगिक स्थान या व्यावसायिक निगम जहाँ पर बन गया, ऐसी भूमि को वह इससे एग्जेम्प्ट किया गया। या जहाँ पर चाय कॉफ़ी की कुछ उत्पादन होता है जिन क्षेत्रों में, वह तो कुछ दार्जिलिंग आसाम के क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय कॉफ़ी का उत्पादन होता है, उस भूमि को इस उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया। या सार्वजनिक प्रकृति के जो कुछ धार्मिक संस्थाएं जो है, कुछ कल्याणकारी संस्थाएं, बहुत लोग धार्मिक संस्थाओं में ज़मीन को दान कर देते हैं, कुछ कल्याणकारी काम में जो ज़मीन को ज़्यादा हॉस्पिटल में दे देते हैं, कहीं वेलफेयर के काम में दे देते हैं, उसके कब्जे की ज़मीन को उसको एग्जेम्प्ट किया गया। या गन्ने के कारखाने वगैरह के स्थापित जहाँ पर शोध वगैरह का काम चलता है, या बीज केंद्र वगैरह का जहाँ पर व्यवस्था है, उनको वहाँ से हटाया गया, उनको वहाँ से एग्जेम्प्ट किया गया।
कर्नाटक वगैरह में, कर्नाटक केरल में भी हुआ कि काली मिर्च और रबर की खेती वगैरह, जहाँ इलायची वगैरह की होती है, उस क्षेत्र की भूमि को भी उससे एग्जेम्प्ट किया गया, जो क्योंकि कम मात्रा में वह जमीन थी, वहाँ कम खेती होती है और कम मात्रा में होती है, इस तरह का। ज़्यादातर जो नकदी फसल, जो फसलें है, जैसे अधिक मात्रा में जो कृषि की फसलें जिनके पास थी, जो सिंचित असिंचित कृषि क्षेत्र में हो, उनका एक निर्धारण किया गया कि वे अधिक से अधिक अपनी भूमि को कितना रख सकते हैं। उस हालत में जब 1974 में यह जब आकलन किया गया, तो लगभग भारत वर्ष में 9,64,800 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई। 9,64,800 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि घोषित की गई, जिसमें 6,40,000 भूमि का राज्य सरकारों ने अधिग्रहण कर लिया, हदबंदी में लाया, अधिग्रहण किया। अब वो अधिग्रहण को अब भूमिहीनों के बीच बांटे, या विभिन्न प्रकार की योजनाओं में वह काम में आए, या वह बहुत से भूस्वामियों को उतारा। लेकिन कुछ कुछ जगह समस्याएं हुई कि बंगाल, गुजरात, कुछ बिहार में भी वह बहुत भूस्वामियों के द्वारा अपनी ज़मीन के लिए कुछ केसेज वगैरह आ गए, बहुत सारे अड़चन भी अब आए कि बहुत जगह कानूनी रूप में उन लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, वो अदालत की ओर चले गए, कोर्ट के शरण लिए, और परिवार का जो संख्या वह दिखाने के चलते इसकी वजह से उनकी बहुत सारी भूमि जो अधिग्रहण में की गई, इसकी वजह से उन लोगों ने कोर्ट की शरण लिया, बहुत सारा उसमें रुकावट भी आ गई। लेकिन फिर भी सरकार ने 9,64,000 हेक्टेयर भूमि हदबंदी के रूप में आई, और 6,64,000 को उसने राज्य सरकारों ने अपने हाथ में लिया, इस भूमि को लिया। तो इस तरह 1992-97 में जो 8वीं योजना आई, 1992-98 में, 92-97 के बीच जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें करीब 2.3 कहिए या लगभग 2.4 कहिए मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी उस समय में, धीरे धीरे करके मिलियन हेक्टेयर कहिए, 2.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, और उसमें से कुछ जमीन जो है लाभार्थियों को वितरित की गई 9वीं योजना में, जिसका लाभ बहुत सारे भूमिहीनों को मिला। और आज भी बहुत सारी भूमि पर भू हदबंदी के चलते आज भी बहुत जगह विवाद वगैरह, कानूनी मुकदमे वगैरह बहुत सारी जमीनों पर चल रहे हैं। कहीं जमीन वह प्रति रूप में है, कहीं उसका उपयोग किसानों के द्वारा होता है। तो विभिन्न तरह की समस्याएं आज भी हैं हमारी हदबंदी कानून के अंतर्गत। फिर इसको ये सब जो हदबंदी कानून लाया गया, यह सब गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया गया इसके द्वारा। फिर गवर्नमेंट के द्वारा IRDP, NREP, RLP, कई प्रकार की योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए, उनकी गरीबी को उन्मूलन के लिए किया गया। और विभिन्न प्रकार के ग्रामीण आवास, जल निकासी, सड़कों का, सामाजिक फार्म, भूमि वगैरह, भूमि का विकास, इस तरह की सिंचाई योजनाओं का विकास, इस तरह के काम हुए योजनाओं पर शुरू किए गए हदबंदी की भूमि से। कहने का मतलब कि जो भूमि की हदबंदी की गई, भूमि की हदबंदी को सार्वजनिक रूप में, वह पब्लिकली उसको काम में लाया गया, और कुछ भूमि का वितरण भूमिहीनों के बीच किया गया। दूसरा जो है भूमि सुधार का आंदोलन, जो है भूमि सुधार की जो चर्चा हमने की है, वह चकबंदी की है। चकबंदी, भू संपत्ति की चकबंदी। चकबंदी का अर्थ क्या होता है कि ये चकबंदी तो अभी हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में अभी चालू नहीं है, कुछ समय तक वह चला था। यह चकबंदी की योजना अंग्रेजी राज से ही थी, 1917 से ही थी। 1928 में भी चकबंदी का मामला कृषि विभाग में, कृषि राजकीय आयोग द्वारा लाया गया था। मैंने अंग्रेजी राज में भी चकबंदी में यह होता है कि जमीन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, या गांव में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जमीन का टुकड़ा होते जाता है, जमीन का आपस में वितरण करते हैं, अपने आपस में बंटवारा होता है, और भूमि, एक ही भूमि कई बार बंट जाती है। तो चकबंदी में यह होता है कि उस भूमि पर जमीन के बंटने की वजह से खेती का जो है, खेती की व्यवस्था में जो है अड़चन आती है, उसमें कठिनाइयाँ शुरू होते हैं। तो चकबंदी में यह किया जाता है कि किसान की भूमि को एक जगह लाकर दिया जाए, उनकी जमीन का एक दूसरे से परिवर्तन करके, एक दूसरे से बदलाव करके उनको एक जगह लाकर दिया जाए, कि इससे खेती में सुविधा हो। यह व्यवस्था अंग्रेजी राज में भी भू संपत्ति की चकबंदी को लाया गया था, और उस पीरियड में बहुत अधिक
मात्रा में चकबंदी तो नहीं हुई, लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और भू चकबंदी के बारे में विचार किया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी बहुत समीक्षा की गई और उसमें सोचा गया कि भू संपत्ति की चकबंदी तो अभी चल रही थी, बहुत सारे राज्यों में चली, जिसमें सबसे अधिक उन्नत किस्म की चकबंदी का प्रारूप जो है हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में है, जहाँ पर चकबंदी का काम पूर्णतः बहुत तरीके से हुआ है। वहाँ किसानों की भूमि अगर कम मात्रा में भूमि है तो उसको एक जगह दे दी गई है, उसका परिवर्तन करके उन्होंने अनुपालन किया है। इससे वहाँ की खेती उच्च तरह की होती है, कुछ अच्छे ढंग की होती है, उस तरह की होती है। उसमें सबसे सुविधा यह होती है कि भू चकबंदी में कि उसमें जहाँ पर किसानों की ज़मीन होती है उसमें हर जगह वो कुछ ज़मीनें निकाली जाती हैं, जहाँ पर रोड का काम हो, जहाँ पर नाली का काम हो, जहाँ पर जो सार्वजनिक कुछ गाँव में अस्पताल की ज़रूरत हो, गांव में शिक्षा केंद्र की ज़रूरत हो, उनके लिए अतिरिक्त भूमि भू चकबंदी के अंतर्गत वो राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाती है। हर एक किसान की भूमि में से छोटा छोटा हिस्सा निकालकर कुछ मार्जिन के रूप में भूमि की यूनिट को कुछ कम देकर, हर किसान की यूनिट को कुछ कम करके उन्हें दिया जाता है। ऐसा हर राज्य का अपना अलग अलग हिस्सा है कि 1 बीघे में कितनी ज़मीन दी जाएगी। कहीं पर 1 कट्ठा है बीघा में, कहीं पर आधा कट्ठा है, कहीं पर मैंने राज्य के हिसाब से अलग अलग, कहीं पर 1 कट्ठा से ज़्यादा लिया जाता है ज़मीन किसानों का, और हर राज्य का अपना अलग अलग व्यवस्था चकबंदी की है। और उसमें सार्वजनिक काम जो होते हैं, पहले तो हर एक ज़मीन पर रोड की व्यवस्था हो, या आपको रोड पर खेती में काम में सुविधा हो, हर तरह की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाए, हर तरह के जो सिंचाई के साधन हैं आसानी से आपके खेत पर पहुँच जाए। खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, खेती में हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, खेती में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर किसानों को अपने खेत पर ले जाने में बहुत समस्या होती है, वहाँ पर वो नहीं ले जा पाते हैं। एक इस तरह की रोड वगैरह की व्यवस्था होती है, क्योंकि गांव में खेत तो बहुत दूर दूर फैला हुआ रहता है, बहुत एरिया में फैला हुआ रहता है। शहर वाले हिसाब है नहीं कि हर जगह रोड गया है, तो इस तरह उसमें से कुछ ज़मीन निकाली जाती है कि जहाँ रोड हो, जहाँ पर किसान अपने आवागमन के रूप में हर चीज़ को वहाँ पहुँचा सकें। या मान लीजिए वहाँ पर खेती करते हैं, वहाँ उनका उत्पादन होता है, तो बाज़ार भी वहाँ मिल जाए, बाज़ार से सामान खरीदने वाले भी, उनके उत्पादित सामान को लेने वाला भी, ये मार्केटियर वहाँ पहुँच जाए, वहाँ व्यापारी पहुँचे और यहाँ पर उनका गल्ला को लोड करके या उनका ले जाएं और बाज़ार, उन्हें अच्छा बाज़ार भी मिले। तो यह व्यवस्था पहले तो उसमें की जाती है चकबंदी में कि हर जगह रोड की व्यवस्था हो जाए। दूसरी व्यवस्था होती है, बहुत सारे गाँव में अस्पताल की कमी होती है, स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा हुआ बहुत सारा गांव होता है, स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो गांव पिछड़ा हुआ रहता है। तो उसमें एक हॉस्पिटल का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, उसमें ज़मीन जो है मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस भूमि को वहाँ निकाल कर और उस पर एक बहुत अच्छे अस्पताल का निर्माण किया जाता है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा गाँव में ही प्राप्त हो। आगे जो है शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है, हर गांव के व्यक्ति को, हर गांव के बच्चे को शिक्षित मिले, शिक्षा मिले, शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाती है। या कहीं कहीं सामूहिक मछली पालन होता है, कहीं कहीं सामूहिक डेयरी का काम होता है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में की जाती है। आज कहीं कहीं गोदाम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ पर गोदाम के रूप में उनके उत्पादित सामानों को वहाँ पर संग्रह किया जाए, उन्हें रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया जाता है। इन सब ज़मीनों का इस्तेमाल जो है, सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, कोल्ड स्टोरेज का, गोदाम का, उन ज़मीनों का, कि वे किसान इससे लाभान्वित हो, अपने सामान को उचित रूप में रखें, उचित जगह पर रखें। क्योंकि गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उत्पादित सामान का संग्रहण नहीं हो पाता है। उत्पादित सामान के संग्रहण को नहीं करने की वजह से समस्याएं पैदा होती हैं और संग्रहण उचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर उचित बाजार, उचित संग्रहण, उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य, ये सब फायदा चकबंदी से होता है। लेकिन 2002 के बाद
चकबंदी में हमारे देश में जो है चकबंदी की प्रगति बड़ी धीमी हो गई है। वहाँ पर कुछ समस्याएं हो गई कि कहीं पर उसका विरोध होने लगा, कुछ कुछ राज्यों में गाँव की जनता के द्वारा, गाँव के ग्रामीण समाज के द्वारा उसका विरोध हो गया। कहीं कहीं जो चकबंदी में सरकार का जोड़ कम हो गया। अब सरकार इधर बहुत सारे योजनाएं सरकार की आ रही, कई बार समाचार में मिलता है कि चकबंदी पुनः शुरू किया। हमारे बिहार ही राज्य में अभी तक चकबंदी बहुत कम मात्रा में हुई है। चकबंदी हुई भी है तो वहाँ पर ज़मीन का वो पोजीशन नहीं मिला है। हिंदुस्तान में सबसे सफल चकबंदी हरियाणा और पंजाब के राज्यों में है, जहाँ पर चकबंदी का प्रारूप आ गया है और वे अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं पकड़े हुए। वहाँ उसका लाभ उन लोगों को मिला है, ये मिला है। हमारे यहाँ जो है कई जगह उसको धीमी प्रगति हो गई है। आगे अब सरकार उस पर विचार कर रही है, आगे उसको इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जाए कि इसका लाभ हर एक किसान को मिले, हर जगह उसका है फायदा मिले। इसके बाद भूमि सुधार में ये जो 2-3 चर्चा हमने की, हदबंदी की, भूमि सुधार में चकबंदी की। इसके बाद भू अभिलेख कहिए या रिकॉर्ड, ये भूमि सुधार के भू अभिलेखों के संग्रह और उसको अप टू डेट बनाना, भूमि के रिकॉर्ड को अप टू डेट बनाना, उसका एक तरह से संग्रह करना और उसको अप टू डेट बनाना, समसामयिक कहिए, हिंदी में उसके समसामयिक कहा जाता है, समसामयिक बनाना। अभी उदाहरण के स्वरूप में मैं दे रहा हूँ कि अभी बिहार के कुछ राज्यों में सर्वे का काम शुरू हो गया है गाँव में। बहुत सारे बिहार के कई जिलों में, राज्य में कह रहा हूँ, बिहार के कई जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया, जहाँ पर सर्वे का काम नहीं हुआ था। उस सर्वे की वजह से भू अभिलेखों का एक तरह से रिकॉर्डिंग होगी, जिसके जिम्मे जो जमीन मिली है। बहुत सारी जमीनों का तो एक दूसरे से आदान प्रदान, खरीद बिक्री हर समय में होती रहती है, और उस सर्वे की वजह से वो अपनी भूमि का उनका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। इसके चलते बहुत सारे विवाद होते हैं और उसके चलते राज्य सरकार को परेशानी होती है। तो राज्य सरकार ने कुछ जिलों में, मैं उदाहरण स्वरूप में बिहार का मैं दे रहा हूँ, कुछ जिलों में सर्वे का काम शुरू हुआ है कि उनकी भूमि के रिकॉर्ड को कैसे रखा जाए और किस तरह से उनके दिखाया जाए। तो इसके लिए आज के युग में, कंप्यूटर के युग में, सारी भू अभिलेखों का कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पहले तो जो आप भूमि लेते हैं उसकी अपना आदान प्रदान जो करते हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इसके बाद उसका एक कंप्यूटराइज आपके भू अभिलेखों का या भूमि रिकॉर्ड का ये कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, और उस कंप्यूटराइजेशन के चलते आप यह देख सकते हैं कि आपकी किस जगह पर, कौन सी जगह पर कितनी भूमि है, कितनी भूमि के आप मालिक हैं, कितने का रिकॉर्ड है, क्या है, कितना आपने लिया है। यह कंप्यूटर सारा लोड किया जा रहा है, ये सारे सिस्टम सब जगह हो गए हैं। कुछ राज्य लोग पहले से भी चालू कर दिए हैं, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में यह काम पहले से भी शुरू हो गया है, कुछ पहले से भी चल रहा है। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है कि भू अभिलेखों का संग्रहण कैसे किया जाए, इनका संग्रहण कैसे हो अधिक से अधिक हो। इसमें अभी हाल में आपने देखा होगा कि भूमि के प्रारूप जो है बदल जाते हैं। जैसे बहुत सारी जो पड़ती भूमि पर, उस पर बहुत सारे मकान बन जाते हैं, खेती की जमीन पर मकान बन जाते हैं, खेती की जमीन पर रोड निकल जाते हैं, खेती की जमीन पर बहुत सारे सरकार की नई नई योजनाएं बैठ जाती हैं, चले आते हैं, ये सब होता है। तो उसका एक डिजिटल नक्शा कहिए, और डिजिटल नक्शा भी सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है, किया जा रहा है। उस डिजिटल नक्शे को कंप्यूटर पर आप डाल दिया जाएगा, नेट पर डाल दिया जाएगा, आप निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। यह व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है कि यही मैंने बताया कि उसको समसामयिक अप टू डेट बनाने का काम हो रहा है। ज़मीन को अप टू डेट बनाया जाए, उनको रिकॉर्ड रखा जाए, उनको उनका एक तरह से उनका मालिकाना हक मिले, उनके ज़मीन के नक्शों को प्रारूप दिया जाए। यह आप डिजिटल रूप में आज भी सब डाला हुआ है, कहीं से आप देख सकते हैं, कहीं ज़मीन का
लेकिन उसका एक अलग रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है कि आप अपनी ज़मीन का प्रारूप देख लीजिए, आपकी ज़मीन किस रूप में है, किस जगह पर है आप हैं। ये सारा काम सरकार के द्वारा अप टू डेट रूप में किया जा रहा है। यह भूमि सुधार का या भूमि सुधार की प्रगति का एक बहुत बड़ा और इसका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक जो है परिणाम हमारे समाज को मिलेगा, हमारे किसानों को मिलेगा। यह 2000 ईस्वी के बाद सरकार इस पर बहुत दिनों से सोच रही थी और कई राज्य सरकारों ने इसे बहुत पहले से लागू कर दिया है। अब 5-7-8 बरस से हमारे बिहार सरकार ने भी लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा था, वहाँ भी योजना चल रही है कि इसको समसामयिक कैसे बनाया जाए, भू अभिलेखों को समसामयिक कैसे बनाया जाए। इस तरह ये इसके बाद एक सहकारिता आंदोलन भी है जो भूमि सुधार का एक बहुत बड़ा रूप है। सहकारिता, कोऑपरेटिव फार्मिंग के द्वारा किसानों को कोऑपरेटिव खेती की सुविधा या लोन की सुविधा या विभिन्न प्रकार के आपका इसका फ्यूचर का लाभ जो है, यह जो है बहुत पहले से कोऑपरेटिव फार्मिंग की सुविधा किसानों को दी जा रही है। ये सब भूमि सुधार में कार्यक्रम में के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो 1900 आज़ादी के बाद से जो चौथी योजना हमारे यहाँ आई 1969 में, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई, उसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग की सुविधा की गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो बहुत दिन तक चला नहीं। आज भी कभी कभी सरकार कोऑपरेटिव फार्मिंग को रूप में लाती है, लेकिन वह काज रूप में बहुत दिनों तक नहीं है। बहुत छोटे और किसानों को और सीमांत किसान जो हैं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था हमारे यहाँ लागू की गई है, राज्य के कई प्रदेशों में है। इसमें कई समितियां बनाई गई है, कई समितियों को बनाकर कोऑपरेटिव फार्मिंग को उस रूप में लाया गया है। इसमें यह होगा कि बहुत छोटे छोटे किसान जो हैं उसका लाभ लेते हैं, उन्हें लाभ हुआ मिलता है और वे उस उपज का पूरा लाभ ले पाते हैं। इस तरह मैंने भूमि सुधार की चर्चा की और भूमि सुधार की चर्चा के बाद अब थोड़ा बहुत अब तो कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो हमारे यहाँ लागू हुआ उसकी चर्चा तो अगले अध्याय में की जाएगी, अगले चैप्टर में होगी कि हरित ग्रीन रेवोल्यूशन लागू किया। लेकिन इसके बाद विभिन्न टेक्निकल एस्पेक्ट जो है कृषि में लागू किए गए, कई तरह के टेक्निकल सुधार किए गए, कई तरह के कॉलेज खोले गए, कई तरह के रिसर्च सेंटर खोले गए। उनका कार्य भी कृषि में बहुत सारा समय तक चला। तो इस तरह के आंदोलन जो है, इस तरह के कृषि आंदोलन, भूमि सुधार, हरित क्रांति, कृषि के विस्तार की सेवाएं, ग्राम विकास के संबंध में यह चर्चा हुई आज ब्लॉक 3 में। फिर अगले कल क्लास में फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।